नमस्कार, मैं द्विवेदी भुजंगभूषण। आज देश की जो स्थिति है उसमें हम आपसे बात करना चाहेंगे कि देश में जिस तरह से वैक्सीन, बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर दवाओं की संकट है और कालाबाजारी हो रहा है। याद कीजिए कि लाल किला के प्राचीर से हम कभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री उन्होंने घोषणा की थी कि 5 ट्रिलियन की कंट्री बनाना चाहते हैं। अब यानी कि 5 ट्रिलियन की कंट्री बनाना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति जो देश में उत्पन्न हुई है वर्तमान में, उस पर बात करना चाहेंगे। राजनीतिक पचड़े में नहीं पड़ना। आज विशुद्ध रूप से आंकड़े और डाटे पर देश की आर्थिक स्थिति जो है उस पर हम बात करेंगे। देश का जो आर्थिक ढांचा है वो किस तरह से ढह रहा है, चरमरा रहा है, उस पर बात करेंगे। ऐसी परिस्थिति मैं आपको उस वक्त भी नहीं थी जब हम क्राइसिस में थे, देश का सोना तक गिरवी रखा गया था। यानी कि आप समझ लें कि देश का जब विभाजन हुआ था, हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे, मुजाहिदीनों का अटैक हुआ था और पाकिस्तान से दो हाथ करना पड़ा था। उस वक्त भी ऐसी आर्थिक स्थिति चरमराई नहीं थी जो वर्तमान में है। आज से पहले 1947 में देश की जनसंख्या 31 करोड़ थी और आज 41 करोड़ लोगों के नौकरी पे संकट है। वो 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। 10 से 11 करोड़ नौकरी वाले कर्ज लेने पे मजबूर है हमारे देश में। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि यह महामारी के दवाओं का जो बतौर ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है और सत्ता और सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जरा आप सोचिए कि हमें इस देश को अपना समझ करके एकदम खुद की निजी संपत्ति समझना होगा। किसी राजनीति पॉलिटिक्स में ना पड़ते हुए यह सोचना होगा कि आखिरकार देश आर्थिक तौर पे कहां है, पूरे विश्व के मानचित्र पे मेरा देश कहां खड़ा है, जिस देश के हम वासी हैं, जिस देश पे हमें गर्व है। अब बेरोजगारी अपने चरम पे है, बैंकों का खोखलापन अपने चरम पे है, पीएफ जो भविष्य निधि है सरकारी कर्मियों की, वो जीवन जीने के लिए पैसा उससे निकाल रहे हैं और उसकी कतार लंबी होती जा रही है। बैंकों से लोन लेकर के नहीं लौटाने वालों का कतार उतनी ही लंबी बढ़ती जा रही है। सरकार ने बैंकों से ऋण लेने वालों की जो माफी थी, वो कारपोरेट सेक्टर घरानों की, वो भी सरकार ने हद कर दी, चरमोत्कर्ष पे चला गया। जिस तरह से बैंकों का पैसा लोग डकार गए हैं। मनरेगा में वर्तमान में देश में आज की डेट में काम नहीं है, केवल ऐलान से देश चलेगा कि देश के ऊपर लगाम भी लगाना पड़ेगा। केवल हर चीज में ऐलान, घोषणाओं और ऐलान से देश नहीं चलता। पिछले कई वर्षों से या दशकों से भी हम लोग देख रहे हैं देश के जीडीपी, हमारे देश की जो जीडीपी है लगभग उसके बराबर हमारा देश कर्जदार हो गया है। यानी कि जो रिपोर्ट्स कह रहे हैं उसमें हम 99% जीडीपी के कर्जदार हो गए हैं। अब 2019 में हमारा जो कर्ज था जीडीपी का 72% था। यह महामारी के दौर में था या उसके पहले? महामारी से के दौर के बाद यह 89% पहुंच गया। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड ने अपने तौर पे यह माना भारत को लेकर के कि इसकी इकोनॉमी में सुधार होगा और केंद्र सरकार भी कहती रही कि हम डाउन में गए हैं तो हम अप करेंगे, रिकवर कर लेंगे। लेकिन वही आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड ने अप्रैल के दूसरे तीसरे सप्ताह में उनके जो डिप्टी डायरेक्टर थे पोलो मायर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारत की इकोनॉमी जो वर्तमान में है अब वो रिकवर करने की स्थिति में नहीं है। अब भारत का जो कर्ज है, उन्होंने कहा कि भारत का जो कर्ज है 2021 के अंत तक 99% ऑफ जीडीपी चला जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में समझिए कि हम विश्व में कहां खड़े हैं। सवाल यह उत्पन्न होता है कि देश में ऐसी परिस्थिति महामारी से आई या इसके पहले से ही निरंतर परिस्थिति खराब होती गई। जब नोटबंदी हुआ उस समय से भी सोचिए, तब तो सबों ने बहुत तालियां पीटी,
यद्यपि कि नोटबंदी का एक पहलू यह भी था कि नक्सली आतंकियों के पास और ब्लैक मार्केटिंग की जो मनी थी, ब्लैक मनी, उसका तो बंटाधार जरूर हुआ, लेकिन उसका दूसरा मार, दूसरी तरफ सोचिए, उसका मार जो पड़ा वो असंगठित क्षेत्र के जो उद्योग धंधे थे, उसमें जो काम करने वाले लोग थे, वो बर्बाद होते चले गए। किसी ने यह नहीं सोचा कि उन पर जो कुप्रभाव पड़ेगा वो पुनः उन्हें पटरी पे कौन लाएगा, वो पूर्ववत स्थिति में कैसे आएंगे। जीएसटी की बात हम कर, लेकिन जीएसटी जब लागू हुआ तो यह किसी ने नहीं सोचा कि जीएसटी जो जितने भी स्लैब में लागू किए गए, हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की कि एक देश एक कर लागू किया जाए, लेकिन उससे जो छोटे बड़े उद्योग धंधे करने वाले व्यापारी थे वो पूरी तरह से बिखर गए। उन्हें पटरी पर कौन लाएगा, इसके बारे में भी किसी नहीं सोचा। 2020 के मार्च से अब तक बगैर लॉकडाउन किए हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में आ गए हैं। ये अब जानिए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने बताया कि हमारी स्थिति अर्जेंटीना और ब्राजील के इकोनॉमी के इक्वल चली गई है। तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है। हम 5 ट्रिलियन की ख्वाब लेकर बैठने वाले देशवासी हैं। अब आम लोगों की बात करिए तो एक साल में आम लोगों पे कैसा असर पड़ा है कि एक साल में 2118 बैंक की शाखाएं बंद हो गई। किसी न किसी की नौकरी तो गई होगी ना। 2118 शाखाओं में कितने लोगों की नौकरी चली गई। 1 करोड़ रोजगार चला गया लोगों का पिछले एक साल में, जिसमें 75 लाख व्हाइट कॉलर लोग थे जिनके रोजगार चले गए। 1 करोड़ 35 लाख संगठित क्षेत्र के लोगों की जो पाई हुई नौकरियां थी, जो मिली हुई नौकरी थी, वो चली गई। और सीधे तौर पे अगर बात करें तो 41 करोड़ लोगों के रोजगार पर इसका असर पड़ा है। 19 करोड़ लोगों की रोजगार की जो आय थी वो पहले से गिर गई है, नीचे गिर गई है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग कर्जदार हो गए हैं इस देश में। बैंकों के पास, बैंकों से जो लोगों ने कर्ज लिया, जो डिफॉल्टर हुए कर्जदार, वो अपना कुर्की जब्ती कराने के लिए तैयार हैं, मगर पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है। अब यूं समझ लें कि 12,917 ऐसे संस्थाएं हैं, जो कंपनियां हैं, जिनके पास 2,44,602 करोड़ ये पैसे हैं बैंकों के कर्ज के उनके पास, और वो लौटाने की स्थिति में नहीं है। पीएफ जो मैंने कहा कि प्रोविडेंट फंड, जो भविष्य निधि है, इसका पैसा लगातार निकाला जा रहा है। 1 करोड़ 40 लाख लोग ऐसे हैं जो जिनकी आय 15,000 तक की है, और 15,000 से ज्यादा वालों की आय भी 1 करोड़ के लगभग है। अब ऐसे दोनों तरह के लोगों को अगर मिला दिया जाए, लगभग कि 2 करोड़ 40 लाख लोग हैं, तो उन लोगों ने अब तक पीएफ से 55 से 60 हजार करोड़ रुपए पीएफ फंड से निकाल लिया उन्होंने। क्यों नहीं निकाले? बेटी की शादी, बेटे की पढ़ाई, महामारी के दौर में जिस तरह से घर का खर्च है और दवाइयों का खर्च है, हॉस्पिटल का खर्च है, इस तरह की परिस्थिति में लोगों ने अपने पीएफ को ही अपना जीवन दान समझ करके, संजीवनी समझ करके पीएफ से तमाम पैसे निकाल लिए। और इस जीवन दान के रूप में मुझे याद आ गया कि प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की थी कि 5 लाख रुपए का बीमा करेंगे। जब जनाब हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू नहीं है, अगर तमाम चीजें नहीं हैं तो ये 5 लाख जाएंगे किसके पास? अब इन आंकड़ों को जरा गौर से समझिए कि जिस तरह से पीएफ के पैसे निकले। 3 देश के ऐसे महत्वपूर्ण राज्य हैं जिन्हें इंडस्ट्रियल, औद्योगिक राज्य के रूप में माना जाता है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। पिछले 2 वर्षों में 2020 और 21 के वर्तमान स्थिति तक महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा 17,833 करोड़, तमिलनाडु से लगभग 8,000 करोड़ और कर्नाटक में लगभग 11,000 करोड़ जो सरकारी कर्मी हैं, उन लोगों ने पीएफ के पैसे अपने निकाल लिए। अब ऐसी परिस्थिति आ गई है, अब धीरे धीरे चीजों को समझते जाइए कि देश आपका कहां खड़ा है और उस देश में आप कहां पे खड़े हैं। संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों को मिलाकर के 2020, केवल 1 वर्ष की बात कर रहा हूं, 8 करोड़ 60 लाख नौकरियां चली गई। 8 करोड़ 60 लाख नौकरियां। इनमें से 2 लाख वैसे लोग थे कि जो
पीएफ अकाउंट बंद करके अपना पैसा भी निकाल लिए थे उसमें से। अब 2020 में सीएमआई की जो आंकड़े हैं, जो सरकारी संस्था है, उनके आंकड़े हैं कि सिर्फ 2 करोड़ लोगों की नौकरी यूं ही चली गई 2020 में। अब 2020 में एक वर्ष में जो बैंकों की अद्यतन स्थिति थी, जो बैंक को बंद किए गए, उनका जो आंकड़ा सामने आया, बैंक ऑफ बड़ौदा 1283 ब्रांचेस बंद हुए, एसबीआई के 332 शाखाएं बंद हुई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 124 शाखाएं बंद हुई, कनारा बैंक को 107 शाखाएं बंद हुई, इंडियन ओवरसीज बैंक के 53 शाखाएं बंद हुई और सेंट्रल बैंक की लगभग 43 शाखाएं बंद हुई। अब एक थोड़ी सी खुशी आपको जरूर देगी, इस बीच में पिछले 2 वर्षों में विलय और अधिग्रहण में से एक साल में लगभग 8% का इजाफा हुआ है, 8% का। और उस 8% को यदि रुपए में कन्वर्ट करें पूरे देश के इकोनॉमी के हिसाब से, तो 32.8 अरब रुपया जो मुनाफा हुआ है वो कारपोरेट घराने को हुआ है। उसका मुनाफा का कितना अंश आम लोगों पे आया है जो भुखमरी के शिकार है। 2017 में, अब थोड़े से पीछे चलते हैं कि 2017 में 11,803 करोड़ रुपया बैंकों का कर्ज था जो नहीं चुका पाने वाले की स्थिति थी, लोगों ने नहीं चुकाने के लिए कह दिया। और वही कर्ज एक साल बाद 2020 में, 1 साल 3 साल बाद 17 से 20 के बीच में यह रकम सीधे दुगना हो गया। आप यह समझ लीजिए कि ये सीधे दुगना हो गया। अब बैंक भी क्या करें, बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बैंक कुछ नहीं कर सकते। कितने लोगों की कुर्की जब्ती करेंगे। अब समझिए कि बैंकों ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। एनपीए पहले ही हो चुका था, बैंक मर्जर हो गया, कितने लोगों की नौकरी गई, बैंकों को लोन देने के लिए कहा गया। और प्रधानमंत्री ने पिछली बार भी घोषणा की थी कि बैंक एक स्लैब में सबको लोन देंगे, लेकिन आप पता कर लीजिए कि कितने लोगों को लोन मिला, छोटे लोगों को और बड़े लोगों को, और कितने लोग लोन जमा कर रहे हैं। आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री की घोषणा का 10% भी बैंकों ने लोन नहीं दिया, लोग दरवाजे से चले आते थे। इवन दैट की जो घोषणा हुई थी कि जिन लोगों को इंडस्ट्री में लोन दिया गया उसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उनका ईएमआई रुक जाएगा, बाद में वो दे देंगे, छोटे मोटे गाड़ी चालक वगैरह, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, तमाम लोग। लेकिन बैंक ने अपना रुख अख्तियार कर लिया, सबको नोटिस भेजा। और पिछले साल कोविड में जिन लोगों को भरपूर घाटा हुआ उनसे भी बैंक सूद सहित रकम वसूलने लगा। लेकिन बैंक के भी बाप लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने पूरी तरह से, जो बड़े बड़े पैसा डकारने वाले लोग हैं कारपोरेट घराने, उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब बैंक दिवालिया स्थिति में पहुंचने लगा है। अब समझिए कि एसबीआई की जवाबदेही कितना गैर जिम्मेदाराना इन लोगों का नोटिस था। उनसे कहा गया कि जो डिफॉल्टर्स हैं उनकी नोटिस जारी कीजिए। तो 2014 से पहले के कर्जदारों को उन्होंने लिस्ट जारी कर दिया, जो मनमोहन सिंह के दौर का लिस्ट था, जिसमें 1535 जो डिफॉल्टर थे उनका लिस्ट था, जिसमें 53,806 करोड़ रुपए का रकम था। अब ये समझिए कि वो रकम 2014 के पहले के उन्होंने बताया, आज के दौर में वह रकम बढ़ करके लगभग 2.5 लाख करोड़ हो गया। ऐसा नहीं था कि मनमोहन सिंह के दौर में भ्रष्टाचार और करप्शन नहीं था, लेकिन अभी उसका थोड़ी अपडेट वर्जन आ गया है, थोड़ा ज्यादा हो गया है। अब हम बात करते हैं कि ये कौन लोग थे जिनके पास इतने कर्ज चले गए। बैंकों ने एक लिस्ट जारी किया था, जिसमें बाद में पता चला कि ये सेक्टर्स वाइज, मैं बता दूं कि आपको आयरन स्टील, टेक्सटाइल्स के थे, ट्रेडिंग के लोग थे, कंस्ट्रक्शन कंपनी थे, इत्यादि कई ऐसी लंबी फहरिस्त थे, लोग जुड़े हुए थे जिनका बैंक पे कर्ज था। देश की संस्था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक लिस्ट जारी किया, जिसमें किंगफिशर के भी माल्या मालिक थे जो 10,000 करोड़ लेकर उड़ गए। रिलायंस एग्रो 3,800 करोड़ रुपए लेकर के, यानी कि 3,800 करोड़ रुपए उन पर है। स्टालिन बायोटेक 15,000 करोड़, विलियम्स डायमंड ज्वेलरी लगभग 8,000 करोड़। ये मास स्तर पर है, ये एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन इसमें टॉप बॉटम का मैंने आपको बताया 41 करोड़। अब समझिए कि असंगठित क्षेत्र के जो बेरोजगार लोग हैं
उसमें प्रवासी मजदूर भी 10 करोड़ हैं जो पिछली बार टर्न आए और फिर गए और फिर वापस आए। गांव में काम नहीं है, मनरेगा के पूरी तरह से बंद है। अब सेकेंड वेव जो गांव के अंदर पेनिट्रेट कर गया है, गांव में भी लोग लगातार, व्यापक संख्या है मरने वालों की, इवन दैट कि गांव में भी शमशान पे लकड़ी कम पड़ जा रही है, ये स्थिति है। ऐसे जो गांव को चपेट में जो सेकेंड वेव ने लिया है, इसमें जीवन जीने के लिए और जीवन यापन करने के लिए और दवाओं के लिए लोगों के पास पैसे चाहिए, लेकिन वो पैसा नहीं है उनके पास। सरकार के 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल सिर्फ महज दे देने से लोगों की दवा नहीं होती, लोगों के रोजगार नहीं मिलते, लोगों के पेट नहीं पलते हैं। इसी बीच सरकार ने कैबिनेट में, आप देखिएगा पिछले साल के इसी कैबिनेट में IDBI को बेचने का प्रस्ताव जारी किया कि जिसका 45% सरकार के पास है और 49% लगभग LIC के पास है। सरकार चाहे अपने प्राइवेट सेक्टर्स जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड होते हैं, LIC जैसे है और NTPC है, इस सेक्टर्स के जो मुनाफे के पैसे होते हैं सरकार चाहती है तो उसे डाइवर्ट कर देती है। तो ये खेल ऊपरी लेवल पे हो रहा है, लोग जो गरीब हैं वो मर रहे हैं। अब इसी में आर्थिक संरचना को सुचारू रूप से चलाने वाली सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं, RBI हो, नीति आयोग हो, वित्त विभाग इत्यादि, ये हमेशा पीछे कई वर्षों से डिफॉल्टर्स हो रही हैं, ये सक्सेस नहीं कर पा रही हैं, लेकिन इसमें सरकार कोई चेंज नहीं कर पा रही है। इसमें ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है और सरकार चेंज नहीं कर पा रही है, क्योंकि निर्णय जो होता है वो कंगूरे से होता है, ऊपर से होता है। अगर निर्णय गलत मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि कंगूरा गलत है, आपका मुकुट गलत है। अब जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें बदला नहीं जा रहा, एज इट इज है। सिस्टम फेल होने के बाद भी कोई भी व्यक्ति जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं हो, चाहे राज्य सरकार के हो या केंद्र सरकार के। दोनों स्तर पर निर्णय ऊपर स्तर पर लिया जाता है और ऊपरी स्तर के लोग कभी नहीं चाहते कि मेरे निर्णय के आलोक में आम जनता में यह भ्रम फैले कि मैंने गलत निर्णय लिया और लोग उसकी खामियाजा भुगत रहे हैं। मगर जनाब, ये पब्लिक है, सब जानती है, नहीं जानती है तो जान जाएगी। सोशल मीडिया का जमाना है। अब रही बात हम कि यदि अभी नहीं जागे तो क्या होगा, आने वाले वक्त में क्या होगा। हमारी पीढ़ियां कर्ज में पैदा लेंगी और कर्ज में ही दब जाएंगी, भुगतेंगी वो। और यूं नहीं कि जो वर्तमान में सरकार है उसी के बारे में, जो भी पुलवामा हो, एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान में हुआ, 370 CA NRCA और रोहंग्या का और रिफ्यूजियों के मामले में सरकार को घेरने वाली जो विपक्ष है, वो इस तरह के प्रलाप करना और तुच्छ राजनीति करना बंद करे। यह देश हित का सवाल है। आज देश आर्थिक दृष्टिकोण से संकट में है और यह अभी ही नहीं, पहले भी था, उसका एक बड़ा हुआ वर्जन अभी पर है यहाँ पर। और आर्थिक स्थिति से, संकट से उबारने के लिए सबों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और जो भी नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि देश को किस तरह से उबारे, ताकि आने वाली नस्ल जो है, ये देश का भविष्य जो है, वो कोविड 3rd फेज को झेले तो झेले, मगर इस जो आर्थिक संकट को है उसको ना झेले, इससे उबर जाए। धन्यवाद। सतर्क रहिए, हमेशा सुरक्षित रहिए और मास्क पहनिए। कमेंट्स जरूर कीजिए और थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार,